नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस का नया चैप्टर संस्थाओं का कामकाज। ये चैप्टर पूरी तरह बेस्ड है भारत में जो 3 संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। पूरे चैप्टर को मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पहले ही अंडरलाइन कर रखा है और आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं जिससे नोट्स आपका तैयार हो सकता है वो सारे पॉइंट्स मैंने पहले अंडरलाइन कर लिए हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर इजी वे में बहुत आसानी से समझा सकूं। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको एक नोट्स फॉर्म तैयार हो जाएगा जिसे आप जब मर्जी जहां मर्जी रिवाइज कर सकते हो। दूसरा, ये प्रॉमिस करता हूं मैं कि आपके जो भी एग्जाम होंगे, यूटी होंगे, टेस्ट होंगे, टर्मिनल एग्जाम होंगे या फाइनल एग्जाम होंगे, बच्चों वो सारे क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स में से आएंगे। और तीसरी चीज, आप इन नोट से एक फायदा ये होगा कि जब आप 12th के बाद बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे, जैसे अगर आप सोच रहे हो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करने के लिए जो कि आईएएस का एग्जाम कंडक्ट करता है, तो वहां भी आपको ये नोट्स काम आएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सारे पॉइंट को कवर करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, नोट टू नोट, ताकि आपका कोई पॉइंट छूटे नहीं। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि गाइड कुंजी में यही होता है कि कोई ना कोई पॉइंट जरूर छूट जाता है, जबकि एनसीईआरटी बुक में सारा चैप्टर लाइन से लाइन होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, पूरा चैप्टर भी समझ में आता है और एक नोट्स फॉर्म में बन जाता है। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, संस्थाओं का कामकाज, जिसमें हम 3 संस्थाओं के बारे में जानेंगे, हमारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहला पॉइंट जो आपको याद करना है वो ये याद करना है कि भारत में 3 संस्थाएं हैं। एक का नाम है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं कहूं आपसे याद करने के लिए तो वो ये याद रखने वाली बात है कि भारत में 3 प्रकार की संस्थाएं काम करती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कार्यपालिका या न्यायपालिका या विधायिका होती क्या है, इनकी डेफिनेशन आप लोग क्या याद करोगे। तो सबसे पहले पॉइंट पे जाते हैं बेटा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विधायिका क्या होती है। तो देखिए, विधायिका के बारे में आप एग्जाम में लिखोगे जनप्रतिनिधियों की सभा। सर ये जनप्रतिनिधि क्या होती है? जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, यानी जिसे हम लोगों ने चुना है। ऐसे नेता जिनको लोगों ने चुना है उन्हें बोलते हैं जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधियों की सभा यानी चुने हुए नेताओं की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। जी हाँ, जो हमारे देश के लिए कानून बनाएगा वो विधायिका के अंदर आते हैं। समझ में आ गया बेटा? जनप्रतिनिधियों की सभा यानी चुने हुए नेताओं की ऐसी सभा जिसके पास देश के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है, उसे हम विधायिका कहते हैं। अगर आप और याद करना चाहो तो ये भी याद कर सकते हो, कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, यानी कर मतलब क्या होता है? टैक्स बढ़ाने, बजट बनाने, देश के लिए बजट बनता है, और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। कानून तो बनाते ही हैं, कानून तो इनका, विधायिका का मेन काम होता है कानून बनाना। कानून बनाने के अलावा विधायिका टैक्स को बढ़ाती है, घटाती है, बजट बनाती है और वित्त विधेयक भी बनाती है पूरे देश के लिए। तो विधायिका की अगर डेफिनेशन आए तो आप ये लिखोगे, ये सबसे अच्छी और एक्यूरेट डेफिनेशन मानी जाएगी आपकी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन ऑलरेडी है। तो सबसे अच्छी डेफिनेशन आप लिख सकते हो विधायिका के बारे में। थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा कि कार्यपालिका क्या होती है। अब देखो, कानून तो बन गया, विधायिका का काम है कानून बनाना। वो संसद में बैठ के कानून को बना देंगे, उस कानून को लागू कौन कराएगा? तो कार्यपालिका। कार्यपालिका काम है उस कानून को लागू करना, पूरे देश में लागू करना। तो व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। यानी जो कानून विधायिका ने बनाया था उस कानून को पूरे देश में लागू करना कार्यपालिका का काम है। मान लीजिए कोई कानून विधायिका ने पास करा, इनका काम खत्म हो गया, कानून बना दिया देश के लिए, इनका काम खत्म। उस कानून को पूरे देश में लागू कौन करेगा? तो लागू करेगा कार्यपालिका। उस कानून को लागू करने का काम क्या है, किसका है? तो कार्यपालिका का काम है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस कानून को नहीं मानेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस कानून को नहीं मानेंगे, तो उनको दंड दिया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। और ये किसका काम है? तो न्यायपालिका का काम है। देखिए कितना सिस्टमैटिक चलता है। एक ने कानून बनाया, दूसरे ने लागू किया, और जिसने उस कानून को नहीं माना उसको दंड देने का काम है
न्यायपालिका का। एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। न्यायपालिका वो संस्था होती है जो न्याय करती है और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है इसके पास। देश के सभी अदालत को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। यानी इस देश में जितनी भी अदालतें होंगी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आपने वर्ड सुने होंगे, जिला अदालत होते हैं, एक आपका स्थानीय स्तर पे न्यायालय होता है, एक आपका सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय आपने सुना होगा, एक उच्च न्यायालय होता है। इन सबको मिलाकर जितने भी न्यायालय, देश की सभी अदालतों को एक साथ मिलाकर न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। तो यहां पर आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि भारत में 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या कार्य करती है? विधायिका कानून को बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को देश में लागू करवाती है, और जो कानून को नहीं मानता उसको दंड देने का काम न्यायपालिका के पास है। क्या आपको बेसिक पॉइंट समझ में आ गया बेटा? 3 संस्थाएं, तीनों का क्या मतलब है? क्लियर है यहां तक? क्या हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें? चलिए अब वापस हम वहीं चलते हैं जहां से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि हमारे पास 3 संस्थाएं थी, वहीं पे वापस चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा ये मैं आपको बताता हूं। अगला पॉइंट, जिसे हम 4th पॉइंट भी बोल सकते हैं। इस पेज पे मोस्टली कुछ नहीं है, डिटेल आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ, तो एग्जाम में नहीं आता ना। अगला पॉइंट आता है निर्णय करने वाले। पता आपको निर्णय करने वाले का मतलब क्या है? निर्णय करने वाले का मतलब है विधायिका के भाग। सबसे पहले हम जानेंगे कि विधायिका में कौन कौन आते हैं। अभी आपने याद है विधायिका पढ़ा था, विधायिका का काम क्या है? कानून को बनाना। तो निर्णय कौन करता है? कौन कानून बनाता है? तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि निर्णय करने वाले कौन कौन से लोग हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि विधायिका के कौन कौन से भाग हैं, कौन कानून बनाता है देश के लिए, तो बच्चों विधायिका में 4 लोग आते हैं या 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति। विधायिका के अंदर सबसे पहले कौन आते हैं? राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो विधायिका का सबसे पहला व्यक्ति जो होगा वो राष्ट्रपति होगा। दूसरा, प्रधानमंत्री, जो सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का वही उपयोग करता है। जो राष्ट्रपति हैं वो विधायिका के पहले व्यक्ति हो गए, प्रधानमंत्री विधायिका के दूसरे व्यक्ति होते हैं। तीसरे आते हैं बेटा, 3rd नंबर पे आता है आपका मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रियों का समूह। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जिन मंत्रियों को नियुक्त करता है या नियुक्त करते हैं, इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में राजकाज से जुड़े अधिकार निर्णय लिए जाते हैं। इट मीन्स राष्ट्रपति तो सबसे सुप्रीम हो गए, उनके नीचे आगे प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री की सलाह पर कुछ मंत्री नियुक्त होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अकेले इन कामों को नहीं संभाल सकते। प्रधानमंत्री इतने बड़े देश को, आपको मैंने बताया था भूगोल में कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और पॉपुलेशन वाइज हम 2nd नंबर पे आते हैं। तो इतने बड़े देश को एक व्यक्ति तो नहीं संभाल सकते, तो अलग अलग डिपार्टमेंट मंत्रियों को बांट दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, सलाह पर राष्ट्रपति कुछ मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, जिसको अलग अलग डिपार्टमेंट दी जाती है कि भाई तुम ये संभालो, तुम ये संभालो, तुम ये संभालो। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, आपके घर परिवार में भी ऐसा होता होगा। किसी का काम है पैसा कमा के लाना, किसी का काम है ध्यान रखना कि बच्चे टाइम पर आए नहीं आए, दादाजी ने दवाई ली नहीं ली। अलग अलग सबके काम बटे होते हैं। किसी का काम है बार बार घर से बाहर जो भी छोटे मोटे काम है, सब्जी लाना, दूध लाना, ये सब आपके घर में भी बटा होगा। तो यही चीज देश के लिए भी लागू होता है ना। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है, यह भी विधायिका का पार्ट है। और चौथा पार्ट है संसद। संसद में 2 सदन होते हैं बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहां पर हमें एक चीज समझ में आ गई कि विधायिका के 4 भाग होते हैं। जी हां, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि निर्णय करने वाले कौन कौन से लोग हैं, या आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कानून बनाने वाले कौन कौन से लोग हैं, तो आप 4 आंसर दोगे। कौन कौन से लोग दोगे? पहला आप बताओगे राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं और औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। सेकंड, प्रधानमंत्री, जो सरकार का प्रमुख होते हैं और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल यही करते हैं। थर्ड, आप बताओगे मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं और उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है तो वो मंत्री होते हैं। तो तीसरे व्यक्ति हो गए मंत्रिपरिषद।
और चौथे संसद। संसद के दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यही चार चीजें विधायिका के अंदर आती है। क्या आपको विधायिका का भाग समझ में आ गया बेटा? यहां पर बीच में एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है मंडल आयोग के बारे में, और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि मंडल आयोग कौन थे। मंडल आयोग के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो मंडल आयोग के बारे में कुछ पॉइंट याद करके जाना। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया। पिछड़ी जाति यानी जिसे हम SC ST OBC वगैरह बोलते हैं। तो भारत सरकार ने 1979 में एक पिछड़ी जाति आयोग बनाया, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया या एक डिपार्टमेंट बनाया, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे BP मंडल। उस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था BP मंडल। इसी कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट आपका यहां तक है। भारत सरकार ने 1979 में एक पिछड़ी जाति का आयोग गठित किया। पिछड़ी जाति का आयोग क्यों गठित किया? क्योंकि आपको पता है कि पहले के समय में जो पिछड़ी जाति थी SC ST OBC, इनको समाज से अलग कर दिया गया था, इनको ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे। तो जब भारत आजाद हुआ तो हमारे जो संविधान लिखने वाले लोग थे उन्होंने बात का ध्यान रखा कि जो पिछड़ी जाति है उनको भी तो हमें साथ में लेके चलना है ना। तो इसलिए भारत सरकार ने 1979 में एक पिछड़ी जाति का अलग से आयोग बनाया, और उस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो BP मंडल को बनाया गया। इसी कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। सेकंड, इन्होंने क्या कहा? इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। इस डिपार्टमेंट से कहा गया कि जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं, जो समाज में पिछड़ गए या शिक्षा के रूप से पिछड़ गए, आप उनकी पहचान कीजिए और हमें बताइए कि हम उसकी पहचान कैसे करें। हमें कैसे पता लगेगा कि ये पिछड़ी जाति का है या शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है? तो उसके लिए मापदंड तय करने के लिए बोला गया। और अगर हमने पहचान लिया तो उनका हम पिछड़ापन कैसे दूर करेंगे, इसके लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। तो 3 काम दिए गए। एक तो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से उनकी पहचान करना, दूसरा उनके लिए मापदंड तय करना ताकि हम उसको आसानी से पहचान सके, और तीसरा उनका पिछड़ापन कैसे दूर कर सके इसका उपाय भी बताना पड़ेगा। तो मंडल आयोग ने एक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? इसने बहुत सारे सुझाव दिए, जिसमें एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं, SC ST OBC हैं, इनके लिए 27% आरक्षण देना। ये मंडल आयोग द्वारा एक सुझाव दिया गया सरकार को, जिसे बाद में सरकार ने मान लिया, और उसके बाद सरकारी नौकरियों में SC ST OBC के लिए 27% आरक्षण दे दिया गया। हम में से कई बच्चों के मन में होता है कि जब हम सब इक्वल हैं तो ये फायदा क्यों दिया जाता है SC ST OBC को? तो बच्चों, इसका रीजन ये है कि जो पिछड़ी जाति हैं, आप आज भी गांव घर में जाओगे तो काफी हद तक उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो आखिर वो समाज कैसे हमारे साथ चलेगा? देश को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये सोचा था कि देश को एक साथ बढ़ाना है, यहाँ हर व्यक्ति बराबर हो। इसलिए जो पिछड़ी जाति हैं, जिनको ज्यादा मौके नहीं मिले अब तक, उनको हमने आरक्षण दिया ताकि ये कंधे से कंधे मिलाकर जनरल कैटेगरी के साथ आगे बढ़ सके और हमारा समाज और हमारा देश एक साथ आगे बढ़ सके। तो मंडल आयोग के बारे में 3 बातें मैंने आपको बताई। फर्स्ट, भारत सरकार ने 1979 में एक दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया। इसके अध्यक्ष BP मंडल ने किया, इसलिए इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। सेकेंड, इसे भारत में जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं, यानी SC ST OBC हैं, इनकी पहचान करने के लिए बोला गया। इनके लिए मापदंड तय करने के लिए बोला गया कि हमें कैसे पता लगेगा कि SC ST OBC हैं, और उनके पिछड़ापन दूर करने के लिए उपाय मांगा गया उनसे। तो इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। उनमें से एक सुझाव था कि गवर्नमेंट जॉब में जो SC ST OBC हैं उनके लिए 27% आरक्षण होना चाहिए, जो बाद में सरकार ने मान लिया और उसे लागू कर दिया। तो ये मंडल आयोग के बारे में आपको ये 3 बातें कम से कम याद करके जाना है। आगे बढ़ते हैं बेटा। मंडल आयोग के बाद हम टॉपिक पढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो है कि राजनीतिक संस्थाओं की हमें आवश्यकता क्यों है। हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें चाहिए राजनीतिक संस्थाएं। अच्छा, ये चीज तो आपको याद कर लिया ना कि राजनीतिक संस्थाएं 3 थी।
मैंने अभी अभी आपको बताया था कि राजनीतिक संस्थाओं को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम इनकी जरूरत क्या है, तो इनकी जरूरत आपको एक एक करके समझाना है। जैसे विधायिका की जरूरत समझाना है, पहला था ना विधायिका, तो आप पहला बताओगे विधायिका की क्या जरूरत है, दूसरा बताओगे कार्यपालिका की जरूरत क्यों है, और तीसरा बताओगे न्यायपालिका की जरूरत क्यों है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, क्यों चाहिए हमें राजनीतिक संस्था, क्यों चाहिए हमें विधायिका, तो कानून बनाने के लिए, क्यों चाहिए हमें कार्यपालिका, तो कानून को लागू करने के लिए, और क्यों चाहिए हमें न्यायपालिका, कि अगर कोई कानून को नहीं माने तो उसको सजा दिलवाने के लिए। तो अगर बच्चों आपके एग्जाम में यह पूछा जाए कि राजनीतिक संस्थाओं की हमें आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, तो हम 3 पॉइंट बताएंगे। पहला, प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्था यानी विधायिका ऐसी संस्था है जो महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। तो विधायिका का यूज हो गया, ये विधायिका याद है ना, विधायिका कानून बनाती है। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट, आप यहां पे विधायिका भी लिख सकते हो। विधायिका एक ऐसी संस्था है जो महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेती है। चलो जी, फैसले ले लिया, इनका काम था फैसला लेने का, घर बैठ के फैसला लेने के बाद अब काम आ गया किसके पास, तो कार्यपालिका के पास। तो मंत्री द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपाय के लिए एक निकाय के रूप में दूसरी संस्था की जरूरत पड़ी, जिसके हम नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। और नौकरशाह किस में आते हैं, नौकरशाह आते हैं कार्यपालिका में, जो उस कानून को लागू करवाते हैं। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे देश में जो उस कानून को सहमत नहीं होंगे, उन्हें नहीं अच्छा लगा कानून, वो नहीं मानेंगे कानून, तो जो न्यायपालिका होगी वो उनको सजा दिलवाएगी। जो सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। कि मान लो किसी को कानून पसंद नहीं आया तो न्यायालय चले जाएंगे ना, वो कोर्ट चले जाएंगे, और सरकार के बीच और लोगों के बीच एक भरोसा रहेगा कि कल को अगर कोई कानून बन गया जो मुझे पसंद नहीं आया तो मैं कोर्ट जा सकता हूं, सरकार के खिलाफ भी कोर्ट जा सकता हूं, और कोर्ट मेरी बात को सुनेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमें राजनीतिक संस्थाओं की जरूरत क्यों है, तो आप 3 पॉइंट में बताओगे। विधायिका की जरूरत क्यों है, क्योंकि नीतिगत फैसले लेती है। कार्यपालिका की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये कानून को लागू करवाती है। न्यायपालिका की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये आम नागरिक और सरकार के बीच अगर विवाद हो जाए तो उसको आसानी से सुलझा सकती है। तो ये आपको 3 पॉइंट लिखना है, संस्थाओं की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है। अब आते हैं संसद के बारे में। हम पहले पढ़ेंगे संसद होता क्या है, संसद की परिभाषा पढ़ेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें संसद की आवश्यकता क्या है, क्यों हमें चाहिए संसद, नीड क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे बेटा संसद क्या होता है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि, भारत के अंदर जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं यानी जो मंत्री हमने चुने हैं, कि राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। उनकी जो राष्ट्रीय सभा होती है बेटा उसे हम संसद कहते हैं, और राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। और राज्य में जो एमएलए वगैरह चुने जाते हैं ना, उनको विधानसभा में बैठना होता है। यानी पूरे देश से जो निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं, यानी हम बोल सकते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूरे भारत से जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनकी एक राष्ट्रीय सभा होती है, उसको हम संसद कहते हैं। और पूरे राज्य से जितने भी एमएलए चुने जाते हैं उसे विधानसभा कहते हैं। उन्हें विधानसभा में बैठना होता है कानून बनाने के लिए, राज्य के लिए। और पूरे देश के लिए कानून कौन बनाएगा, तो जो आपने लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा था, जो राष्ट्रीय सभा था जिसे हम संसद कहते हैं, तो संसद जो कानून बनाएगा वो पूरे देश के लिए लागू होगा। और विधानसभा जो कुछ कानून बनाती है वो केवल अपने राज्य के लिए बनाती है। तो संसद और विधानसभा में फर्क समझ में आ गया बेटा। संसद पूरे देश के लिए कानून बनाता है, विधानसभा केवल अपने राज्य के लिए कुछ मामलों के कानून बनाती है जो केवल उसी राज्य में लागू होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए संसद क्या है, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं, और राज्य स्तर पर इसे विधानसभा भी कहते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन उठता है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, क्यों चाहिए संसद, क्या बिना संसद के काम नहीं चल सकता। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि संसद के बिना देश सही प्रकार से नहीं चलाया जा सकता। पहला पॉइंट, संसद क्यों चाहिए, तो किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकारी संसद को होता है। किसी भी देश में कानून बनाना है तो वो कानून संसद पे बनेगा, रोड पर बैठ के नहीं बनेगा। तो कानून, देश में कानून कौन बनाएगा, तो वो प्रतिनिधि बनाएंगे जिनको हमने चुना है, और वो कहां बैठेंगे, तो संसद में बैठेंगे। तो किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। दुनिया भर की संसदें नए कानून बनाती है,
भाई जो नया नया टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से नया कानून बनाएगा, समय के साथ कानून बदले जाएंगे। मौजूदा कानूनों में संशोधन किया जाता है, समय के साथ कानून बदले जाते हैं। या मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून भी बना सकती है। मान लीजिए कोई कानून बहुत आउटडेटेड है, जिसका आपको यूज नहीं है, तो उसको हटाकर नए कानून को बनाया जाता है। तो ये सारे काम कहां होते हैं? संसद में। तो संसद हमें क्यों चाहिए? कानून बनाने के लिए चाहिए। अब देश में कानून नहीं बनेगा तो देश चलेगा कैसे? सही प्रकार से देश नहीं चलेगा, हर कोई अपनी मनमानी करने लग जाएगा। तो देश में कानून बनाने के लिए संसद चाहिए। बच्चों, एनसीईआरटी बुक सबसे बेहतरीन किताब होती है। मैं आपको बार बार कहता हूं, आप कभी गूगल पर सर्च मार के देखना, हर एक आईएएस एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी बुक प्रेफर की जाती है। सबसे अच्छी किताब होती है, क्योंकि सब कुछ बहुत पॉइंट टू पॉइंट होता है, डिटेल में हर चीज आपको अच्छे समझ में आती है और बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया जाता है। तो देश में कानून बनाने का काम किसको मिला? संसद को मिला। तो संसद कानून बनाने के लिए जरूरी है। क्या सिर्फ कानून बनाने से काम चल जाएगा? नहीं। दूसरा, संसद हमें क्यों चाहिए? तो दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रण करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। संसद में देखिए, संसद में वो पार्टी भी बैठती है जिसकी सरकार है, जिसके बहुत सारे नेता चुन के आए हैं, और संसद में वो पार्टी भी बैठती है जिसके बहुत कम मेंबर चुन के आए हैं। तो संसद क्या करती है? सरकार को नियंत्रित करती है। सरकार को नियंत्रित करने के लिए संसद चाहिए। मान लो सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो कुछ लोगों को पसंद नहीं है, तो वो हमारी बात कौन रखेगा? जो दूसरे लोग हैं, जो सरकार में नहीं है। तो संसद क्या करती है? सरकार को नियंत्रण करने का काम करती है, इसलिए हमें संसद चाहिए। तीसरा, सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। बच्चों, हम जितनी भी चीजें खरीदते हैं ना, उसमें टैक्स शामिल होता है। इवन आप जो दूध खरीद के लाते हो, जो आप ब्रेड खरीद के लाते हो सुबह सुबह, छोटे से छोटा पेन, जो कॉपी, ये सब जो चीजें खरीदते हैं ना, सभी चीजों पर टैक्स लागू होता है और ये टैक्स सरकार के पास जाता है। तो सरकार के पास जितना भी पैसा होगा, उन सभी पैसों का नियंत्रण संसद के पास होता है। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। यानी सरकार के पास जितना इनकम आया टैक्स से, उसका एक एक हिसाब उन्हें देना पड़ता है संसद के अंदर। फोर्थ, सार्वजनिक मामलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। कोई ऐसा मामला है जो पूरे देश से लागू होता है, जो पूरे देश के लिए है, तो वहां पर चर्चा कहां हम करेंगे? तो संसद में करेंगे। तो सार्वजनिक मामलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। संसद किसी भी मामले में किसी कंपनी से, किसी नेता से सूचना मांग सकती है कि भाई इस मामले में क्या कदम उठाए गए, जरा बताओ मुझे। तो बच्चों, कम से कम 4 पॉइंट तो आप याद कर ही सकते हो ना कि संसद क्यों चाहिए। पहला, कानून बनाने के लिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे? सरकार को नियंत्रण करने के लिए, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया। थर्ड आप क्या लिखोगे? सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। फोर्थ, जितने भी सार्वजनिक मामले होते हैं और जो राष्ट्रीय नीति के मामले होते हैं, उन पे चर्चा और बहस संसद में की जाती है। आप संसद जो होती है किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है, इसलिए भी हमें संसद चाहिए। तो ये 4-5 पॉइंट आप अगर बता दोगे तो मुझे लगता है सबसे बेहतर आंसर बाकी बच्चों से आपका होगा कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। अगले पॉइंट पर आते हैं, संसद के 2 सदन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत में संसद के 2 सदन हैं। एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। अभी हम इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी पढ़ने वाले हैं अगले पॉइंट में। पहले मैं संसद के 2 सदनों के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं। यहां मैं आपको पहला पॉइंट बताऊंगा कि चैम्बर क्या होता है या सदन क्या होता है। चैम्बर या सदन किसे कहते हैं? तो चैम्बर और सदन के बारे में आप ये डेफिनेशन लिखोगे, आधुनिक लोकतंत्र में संसद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। देखिए, जितने भी बड़े देश हैं ना, भारत जैसे, उन्हें पता है कि संसद बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या करा कि संसद को 2 हिस्सों में बांट दिया, उनके अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया। उन 2 हिस्सों को हम चैम्बर या सदन कहते हैं। उन 2 हिस्सों को हम क्या कहते हैं? चैम्बर या सदन कहते हैं। तो चैम्बर और सदन का मतलब है संसद के जो भाग होते हैं ना, 2 भाग, उनमें उनको चैम्बर या सदन के नाम से जाना जाता है। सेकंड पॉइंट, हमारे देश में भी संसद के 2 सदन हैं। हमारे देश में भी संसद के 2 सदन हैं। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा कहते हैं,
राज्यसभा का नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं, और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं। तो हमारे देश में भी संसद के दो सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हो डिफरेंस के अंदर, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भी संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। वो ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना तो वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन वो संसद के भाग होते हैं। संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। अब संसद ने यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो भी कानून बनाए, जब तक राष्ट्रपति उन पर साइन नहीं कर देंगे, यानी जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं होगी, कानून नहीं बन सकता। तो यहां पर हमें एक चीज समझ में आई कि अधिकतर बड़े देशों में संसद को दो हिस्सों में बांट दिया गया, इन्हें हम सदन या चैम्बर के नाम से जानते हैं। भारत में भी संसद के दो भाग हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो जो दोनों सदन हैं उनमें से किसी के भाग तो नहीं होते, उनमें से किसी के मेंबर तो नहीं होते। मेंबर जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो लोकसभा और राज्यसभा के किसी के मेंबर सदस्य नहीं है, लेकिन वो उनका एक हिस्सा है, और राष्ट्रपति के सहमति के बिना कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। ये हमने पढ़ा संसद के दो सदन या लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे बेटा कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताइए। तो पहला अंतर तो आप यही लिख सकते हो, देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था, एक अंतर तो आप यहीं से ले सकते हो। क्या अंतर ले सकते हो? देखो मैंने अभी बताया था कि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। तो एक डिफरेंस तो मिल गया। आप ऐसे करके लिख सकते हो, एक तरफ लिख सकते हो राज्यसभा और एक तरफ लिख सकते हो लोकसभा। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। लोकसभा को क्या बोलते हैं? तो हाउस ऑफ पीपल। तो एक डिफरेंस तो आपको मिल गया, यहीं पर एक डिफरेंस हो गया आपका। पहला डिफरेंस क्या बताया? काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल। पहला डिफरेंस तो यही हो गया आपका। दूसरा डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस आप लिख सकते हो कि जो राज्यसभा होता है उसको हम अपर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। तो दो डिफरेंस हो गए। आप ऐसे करके लिख सकते हो बच्चों, एक तरफ लोकसभा एक तरफ राज्यसभा। दो डिफरेंस हो गया। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको अभी ऊपर बताया था काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल के बारे में, एक को अपर हाउस एक को लोअर हाउस, एक को बोलते हैं अपर हाउस एक को बोलते हैं लोअर हाउस, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस और लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। तो दो डिफरेंस तो यहां पर हो गए। और डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। जी हां, सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। तो सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। कहने का मतलब सिंपल वर्डों में, लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा मेंबर हैं, तो कोई वोटिंग वगैरह होगा तो लोकसभा ही जीतेगा क्योंकि उसमें मेंबर ज्यादा हैं। राज्यसभा कम पावरफुल है। क्यों? क्योंकि उसमें सदस्यों की संख्या कम होती है। तो लोकसभा जो है ज्यादा शक्तिशाली बोलते हैं और राज्यसभा को कम शक्तिशाली बोलते हैं। तो यहां पे आपको तीसरा डिफरेंस मिल गया। यहां पे आपको थर्ड डिफरेंस मिल गया कि भाई जो हमारा लोकसभा है वो ज्यादा पावरफुल है, राज्यसभा कम पावरफुल है। अब तक हमने तीन डिफरेंस पढ़ लिए। आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बताओ फोर्थ डिफरेंस बताओ बच्चों। फोर्थ डिफरेंस, लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। जी हां, पैसों के मामले में, यानी सरकार के पास जितने भी पैसा है टैक्स के द्वारा इकट्ठा हुआ, तो लोकसभा पैसों के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। पैसों से रिलेटेड अगर कोई कानून बना दिया गया, लोकसभा ने कोई कानून बना दिया पैसे से या बजट से संबंधित, तो राज्यसभा उसे खारिज मना नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिन का देरी कर सकती है। मतलब मान लो कोई लोकसभा ने कोई कानून बनाया पैसों से संबंधित, ध्यान समझना बेटा,
लोकसभा ने कोई कानून बनाया पैसों से संबंधित, तो राज्यसभा के पास 14 दिन होता है, 14 डेज होता है। वो 14 दिन के अंदर बताए कि उन्हें ये कानून पसंद आया या नहीं आया। अगर उन्हें पसंद आ गया तो ठीक है, वो राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा, और अगर पसंद नहीं आया तो 14 दिन के अंदर उसे संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है कि भाई इसमें क्या क्या बदलाव होना चाहिए। यह लोकसभा का अधिकार है, वह उन सुझावों को माने या ना माने। अब वो लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो राज्यसभा के जो सुझाव है वो माने ना माने। नहीं मानेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मर्जी है कि हम माने उसको और या नहीं माने। मैं दोबारा आपको बता देता हूं, लोकसभा पैसों के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे संबंधी अगर कोई कानून पारित होता है तो राज्यसभा उसे मना नहीं कर सकती। राज्यसभा के उसे पारित करने में केवल 14 दिन की ही देरी कर सकती है, या उसमें संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, और यह लोकसभा पर डिपेंड है कि वो उस सुझाव को माने या ना माने। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गया बेटा? तो यहां पर एक चीज समझ में आता है कि लोकसभा पैसों के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है और राज्यसभा पैसों के मामले में कम अधिकारों का प्रयोग करती है। नेक्स्ट डिफरेंस हम पढ़ेंगे बेटा, लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। याद रखना बेटा, लोकसभा जो होती है वो मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। मंत्रिपरिषद यानी मंत्रियों के कामों को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होगा वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो या फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, राज्यसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित नहीं करती। प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसको लोकसभा में बहुमत हो। प्रधानमंत्री वो नहीं बन सकते जिनको राज्यसभा में बहुमत हो। प्रधानमंत्री वो व्यक्ति बनेंगे जिनको लोकसभा में बहुमत होगा। तो इतने सारे डिफरेंस बहुत है बेटा। मैं आपको दोबारा बताऊं, मैं आपको जल्दी से बताता हूं बेटा। एक को बोलते हैं, याद कीजिए, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल। दूसरा मैंने आपको बताया अपर हाउस, लोअर हाउस के बारे में। तीसरा अधिक शक्तिशाली, कम शक्तिशाली के बारे में। चौथा पैसों के मामले में ज्यादा अधिकार, पैसों के मामले में कम अधिकार। फिफ्थ आपको बताया कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, राज्यसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित नहीं करती। प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकते हैं जो लोकसभा के सदस्य हो या जिनको लोकसभा में बहुमत हो। राज्यसभा में जो बहुमत होगा वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हो लोकसभा बनाम राज्यसभा में, और ऐसे करके लिखो तो ज्यादा बेहतर है। मैं तो एडवाइस दूंगा कि आप जो जो पॉइंट मैंने बताया ना उसको आप इस फॉर्म में लिख लेना, ज्यादा अच्छा है। ये जो मैंने आपको बताया लोकसभा राज्यसभा टेबल बना के इस फॉर्म में याद करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम आगे बढ़ जाए बेटा, लोकसभा राज्यसभा में अंतर पता लग गया आपको। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। यहां पर आपका विधायिका खत्म होता है और आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है कार्यपालिका के बारे में। वैसे तो मैंने आपको कार्यपालिका की जो परिभाषा होती है वो वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बट मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा भी कार्यपालिका के बारे में अंडरलाइन करवा रहा हूं, ताकि अगर ये कार्यपालिका की परिभाषा 1 या 2 मार्क्स से ज्यादा नंबर का आ जाए तो उसमें ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। क्या? किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले लेते हैं। जी हाँ, सरकार के अंदर आप जब गवर्नमेंट ऑफिसर में जाओगे तो बहुत सारे आपको अधिकारी मिलेंगे, और ये वही अधिकारी हैं जो डेली के फैसले लेते हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, ये जितने भी ये अधिकारी हैं ना, जो गवर्नमेंट ऑफिसर में बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, ये जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, यही अधिकारी कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कार्य को लागू करवाते हैं, कानून को लागू करवाते हैं। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। अब सरकार ने तो नीति बना दी, सरकार का काम क्या था? विधायिका का काम क्या था? सिर्फ कानून को बनाना। उस कानून को लागू कौन करेगा? तो उसका काम है कार्यपालिका का। तो जो सरकार की नीति थी, कानून थे, उनको कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। तो अगर एग्जाम के अंदर कार्यपालिका की परिभाषा के अलावा अगर आपसे कुछ और भी पूछा जाए या कार्यपालिका के बारे में 2 या 3 नंबर में आ जाए तो उनमें आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। इससे आपका आंसर और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। नाउ अब आते हैं अगले पॉइंट पे। कार्यपालिका बेटा 2 प्रकार की होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। दोबारा बताऊं,
कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है बेटा स्थायी कार्यपालिका। पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूं। राजनीतिक कार्यपालिका जो जनता द्वारा चुने जाते हैं उनको राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जैसे हम अपने एमपी को चुनते हैं, हम अपने एमएलए को चुनते हैं, तो ये सब राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर आएगा। आप सोचोगे कि सर ये तो विधायिका के अंदर दे, नहीं। एक बात बताइए, हमने जितने भी नेता पूरे देश से चुना था, क्या सबके सब मंत्री बन गए? ऐसा तो नहीं है ना। उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोग ही तो मंत्री बनेंगे। वो थे विधायिका जो कैबिनेट मंत्री वगैरह थे, जिनको कोई मंत्री मिला, कोई पोस्ट दिया गया, वो थे विधायिका के अंदर। सारे नेता थोड़ी कानून बनाएंगे, वो कानून बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो विधायिका के भाग तो हैं, लेकिन वो राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर आते हैं, क्योंकि सबके सब नेता जो हैं, जितने भी नेता चुनकर जाएंगे, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कार्यपालिका को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका जो हम सिलेक्ट करते हैं, एक स्थायी होती है स्थायी कार्यपालिका जो एग्जाम द्वारा सिलेक्ट होकर आते हैं। जैसे कि आईएएस एग्जाम आपने सुना होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो राजनीतिक कार्यपालिका जिनका चुनाव लोग करते हैं, स्थायी कार्यपालिका जिनका चुनाव परीक्षा द्वारा किया जाता है। तो पहले मैं आपको बताता हूं राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए, खास अवधि मतलब 5 साल के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। क्या आपको राजनीतिक कार्यपालिका समझ में आ गया बेटा? ऐसे कार्यपालिका जिसका चुनाव जनता द्वारा किया गया है और एक निश्चित समय के लिए किया गया है, उन्हें राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, राजनीति से जुड़े होते हैं, जो बड़े फैसले लेते हैं। ये बड़े फैसले लेते हैं, ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं और ये बड़े बड़े फैसले लेते हैं, जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है, उन्हें बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका। अब जो राजनीतिक कार्यपालिका, उनका समय तो 5 साल का है, 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होगा। लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका है, इनका कार्यकाल लंबे समय तक होता है, जब तक ये रिटायर्ड ना हो जाए, जब तक ये 60 साल के नहीं हो जाएंगे, रिटायर्ड नहीं हो जाएंगे, तब तक ये स्थायी कार्यपालिका ग्रुप में काम करते रहेंगे। तो दो प्रकार की कार्यपालिका समझ में आ गई बेटा। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका जिनका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है एक निश्चित समय के लिए। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले लेते हैं, और जिनको लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है वो स्थायी कार्यपालिका होते हैं। इनको प्रशासनिक सेवक कहते हैं, सिविल सर्वेंट बोलते हैं बेटा इंग्लिश में। सिविल सर्विसेज आपने वर्ड सुना होगा कई बार। तो इनको स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। क्यों स्थायी कार्यपालिका? क्योंकि इलेक्शन होगा, राजनीतिक कार्यपालिका 5 साल बाद बदल जाएगा, लेकिन ये लोग थोड़ी बदलेंगे। ये तो एक बार एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, उसके बाद जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक ये लोग काम करते रहेंगे, इसलिए इनके स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। यही मैं आपको अभी बता रहा था। जो स्थायी कार्यपालिका होता है ना, उनको सिविल सर्वेंट के नाम से जाना जाता है। ये सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। यानी इलेक्शन हुआ, पार्टी बदल गई, इससे इनको कोई फर्क नहीं रहेगा, ये अपने पोस्ट पर रहेंगे एज इट इज। जो ऑफिसर जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट पे रहेगा, चाहे राजनीतिक कार्यपालिका बदल जाए, लेकिन स्थायी कार्यपालिका बदलती नहीं है। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में इनकी सहायता करते हैं। ये जो अधिकारी होते हैं ये राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर काम करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि राजनीतिक कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली है। जी हाँ, भले वो बिल्कुल अनपढ़ हो, बिल्कुल कम पढ़ा लिखे हो, लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली है। देखो ना लिखा हुआ है, ये अधिकारी भले अधिकारी है, भले एग्जाम देके पास हो के आए, लेकिन ये अधिकारी फिर भी राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर काम करते हैं। यानी राजनीतिक कार्यपालिका ज्यादा पावरफुल है स्थायी कार्यपालिका के मुकाबले, और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। किनकी सहायता करते हैं? तो राजनीतिक कार्यपालिका की, यानी नेताओं की मदद करते हैं, क्योंकि ये लोग तो पढ़े लिखे हैं। ये लोग तो पढ़े लिखे हैं। अब जो नेता चुन के आए हैं, हो सकता है कि वो इतने पढ़े लिखे ना हो, उनको उन फील्ड के बारे में ज्ञान ही ना हो, तो उनको कौन सिखाएगा, उनको कौन बताएगा? तो स्थायी कार्यपालिका जो आईएएस ऑफिसर है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो राजनीतिक कार्यपालिका की मदद करेंगे।
उनको बताने में कि ये काम सही है और ये काम गलत है। लेकिन फैसला राजनीतिक कार्यपालिका ही लेगा क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है। अब एक क्वेश्चन आप सबके मन में उठना चाहिए, क्या कि राजनीतिक कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि कई नेता ऐसे हैं जो 12वीं पास है, कई तो 10वीं पास है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली है। जी हां बच्चों, राजनीतिक कार्यपालिका चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, वो ज्यादा शक्तिशाली है। आपसे पूछा जाएगा क्यों, रीजन क्या है? मैंने क्वेश्चन अंडरलाइन भी किया आपके लिए। राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज्यादा अधिकार क्यों मिले हुए हैं? इसका सीधा सा सब आंसर है कि ये जो नौकरशाह होते हैं ना, वो अमूमन अधिक शिक्षित होते हैं और उसे विषय की अधिक महारत भी होती है ना, जानकारी होती है, नॉलेज ज्यादा होती है। तो फिर भी ऐसा क्या है, ये ज्यादा पढ़े लिखे होने के कारण भी ये राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर काम क्यों करते हैं? रीजन क्या है? उसकी वजह बहुत सीधी है कि किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। एक बात बताइए कि जो लोग चुने गए थे, नेता जो चुने गए थे, इनको किसने चुना था? हम लोगों ने चुना था। और लोकतंत्र में लोगों की जो इच्छा होती है वो सर्वोपरि होती है, वो सबसे बड़ी होती है। यानी लोगों ने जिसको चुना, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, मायने नहीं करता, लोगों ने जिसको चुना वो ज्यादा पावरफुल हुआ। क्योंकि लोकतंत्र में लोकतंत्र की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी? लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों से, लोगों के लिए। लोकतंत्र का मतलब यही है, लोगों के द्वारा, लोगों से, यानी लोगों की जो इच्छा है वो सर्वोपरि है। तो लोग जिसको चुनेंगे ना वो ज्यादा पावरफुल होगा बेटा। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के लिए, नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसका फैसला सही है गलत है, वो रिस्पॉन्सिबल है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों ने उनको चुन के भेजा है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था। यहां पर आपको एक चीज समझ में आना चाहिए इस टॉपिक में बच्चों, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, एक होती है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जो जनता द्वारा चुने जाते हैं एक निश्चित समय के लिए। स्थायी कार्यपालिका जो परीक्षा पास करके आते हैं। जनता द्वारा जो खास अवधि तक के लिए चुने जाते हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले लेते हैं। लेकिन जिन्हें लंबे समय के लिए चुना जाता है वो स्थायी कार्यपालिका होता है, या प्रशासनिक सेवक कहते हैं इनको। लोक सेवक में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या फिर नौकरशाह भी कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद, अगर पार्टी बदल गई, कांग्रेस से बीजेपी आ गई, बीजेपी से कांग्रेस आ गया, आम आदमी पार्टी आ गया, तो इनके बावजूद भी वो अपने पद पर बने रहते हैं। इनको नहीं हटाया जाएगा। राजनीतिक कार्यपालिका तो 5 साल बाद बदल जाएगी, राजनीतिक कार्यपालिका 5 साल बाद बदलती रहेगी, लेकिन स्थायी कार्यपालिका बदलती नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यह बताया कि राजनीतिक कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली होता है। जितने भी स्थायी अधिकारी होते हैं ना, ये इनके अंडर में काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में इनकी मदद करते हैं। किसकी मदद करते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका की, नेताओं की मदद करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज्यादा अधिकार क्यों मिले होते हैं? नौकरशाह भले ही ज्यादा पढ़े लिखे हों, लिखा हुआ यहां पर, नौकरशाह भले ही ज्यादा पढ़े लिखे हों, फिर भी उसे भले ही ज्यादा ज्ञान हो नेताओं से, लेकिन फिर भी उसे नेता के अंदर काम करना पड़ेगा। इस बारे में आपने काफी सारी मूवी भी देखा होगा कि कई अनपढ़ नेता मंत्री बन जाते हैं और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको परेशान करते हैं। इसके ऊपर कई सारी मूवी बनी हुई है बॉलीवुड में। तो आपके मन में भी उठता होगा मूवी देखते हुए, ऐसा रीजन क्या है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अनपढ़ के अंडर में काम कर रहा है? तो इसकी सीधी सी वजह यह है बेटा कि किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि है और उस नेता को लोगों ने चुना है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया है और इस तरह इसे जनता की ओर से उसकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले लेते हैं। तो स्थायी कार्यपालिका केवल राजनीतिक कार्यपालिका की मदद कर सकता है, ये इसकी मदद कर सकता है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो प्रकार की कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। आगे बढ़ जाओ बेटा। आगे आते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट हमें समझना है और मंत्रियों के बारे में। तो पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। बच्चों, एक नंबर में मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एग्जाम में देखा था कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं, एमसीक्यू में पूछा गया था। तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। हालांकि वो जनता द्वारा चुने गए, लेकिन शपथ जो है ना राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। फिर मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जिस मर्जी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ऐसे तो अगर कोई राष्ट्रपति होगा तो अपने किसी रिश्तेदार को बना देगा कि चल भाई तू बन जा प्रधानमंत्री, मेरा मन कर रहा है तू ही बन जा प्रधानमंत्री। है ऐसा थोड़ी होगा भाई, चाचा मेरे प्रधानमंत्री बन गए, ऐसा थोड़ी होगा। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के जो नेता होंगे उनको ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यानी जिसको बहुमत मिला है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे उसके नेता को, या अगर गठबंधन की सरकार है यानी बहुत सारी पार्टी एक साथ है, तो उनका जो लीडर होगा उसको ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। बच्चों, तो दो बातें यहां समझ में आई। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं कर सकता। वो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिसकी बहुमत हो, जिस पार्टी की बहुमत हो या गठबंधन की सरकार है तो उनका जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। ये तो हो गए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब बाकी मंत्री कैसे नियुक्त होते हैं? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। यानी राष्ट्रपति ने तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिया, अब राष्ट्रपति पूछते हैं कि भाई प्रधानमंत्री भाई तुम ये बताओ कि मंत्री किस किस को बनाओगे। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री जिस जिस को सिलेक्ट करते हैं वो मंत्री बनते हैं। ये देखिए, कार्टून से भी आपको समझाने की कोशिश की गई है। ये देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और नेताओं देखो देख रहे बाहर से कि भाई हमारा नंबर आएगा, हमें हमारे लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा। तो प्रधानमंत्री सिलेक्ट करते हैं नेताओं को कि इनमें से किसको नेता बनाना है। तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा आपको। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि मैं किसको मंत्री बनाऊं, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्री को नियुक्त किया जाता है। समझ में आ गया बेटा? मंत्री को कौन नियुक्त करता है, पता लग गया। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। कहने का मतलब कि हमने सारे मंत्री को सिलेक्ट कर लिया कि भाई तुम शिक्षा मंत्री हो, तुम रक्षा मंत्री हो, तुम वित्त मंत्री हो, वगैरह वगैरह। इन सभी मंत्रियों को हम मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। यानी सारे मंत्री जो हमने सिलेक्ट करे थे उनको एक साथ मंत्री परिषद कहा जाता है। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। मंत्री भी तीन प्रकार के होते हैं। जी हां, सही सुना आपने बच्चों, मंत्री भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री। कौन होता है बेटा? कैबिनेट मंत्री। एक होते हैं स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और एक होते हैं राज्य मंत्री। याद रखोगे, मंत्री भी तीन प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। अब हम जानेंगे कि कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। इट मीन्स जिनकी सरकार बनी है, जिस पार्टी की सरकार बनी है, उनका जो सबसे वरिष्ठ मंत्री होंगे, जो सबसे अच्छे मंत्री होंगे, जो पुराने मंत्री होंगे, एक्सपीरियंस्ड मंत्री होंगे बच्चों, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। जैसा आपने सुना होगा, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब मेन मंत्री, पूरे देश को संभालने की जिम्मेदारी होती है इन पर। तो कैबिनेट मंत्री कौन होता है?
जो सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं, और ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी भी होते हैं। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री कौन होते हैं? ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये देखो, ये तो बड़े मंत्रालयों के प्रभारी है जो पूरे देश के लिए है। अब कुछ ऐसे मंत्रालय भी होते हैं जो छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशिष्ट रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। जब किसी मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक होती है तो ये मंत्री तो होते ही होते हैं, लेकिन इनको जब बुलाया जाता है ये तभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इन पे बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। बहुत छोटे मंत्रालय इनको दिया जाता है। जो नए नए मंत्री बनते हैं उनको ये दिया जाता है, जिनको अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इसके अलावा होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। राज्य मंत्री क्या होता है? कैबिनेट मंत्री से जुड़े होते हैं। ये राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की हेल्प करते हैं। तो राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। सिंपल शब्दों में, मान लीजिए कोई राज्य है, हमने मान लिया यूपी कोई राज्य, एक राज्य है, और वहां के जो शिक्षा मंत्री है, यूपी के जो शिक्षा मंत्री हैं, वो रिपोर्ट करेंगे कैबिनेट मंत्री, यानी जो पूरे देश के शिक्षा मंत्री हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। जो यूपी के शिक्षा मंत्री होंगे वो पूरे देश के शिक्षा मंत्री, यानी जो कैबिनेट मंत्री होंगे, उनको रिपोर्ट देंगे अपने राज्य के बारे में। तो 3 प्रकार के मंत्री समझ में आ गया बेटा। कैबिनेट मंत्री जो पूरे देश के लिए होते हैं, इन पे बड़े मंत्रालय होते हैं। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री, इन पे छोटे मंत्रालय होते हैं। राज्य मंत्री जो किसी एक राज्य के होते हैं, और ये कैबिनेट मंत्री की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। यहां हमने पढ़ा कि मंत्रियों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा कि प्रधानमंत्री के अधिकार कौन कौन से हैं। और ये बिलीव मानिए बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियां बताइए। या तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री के अधिकार बताइए, या आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री की शक्तियां बताइए। तो पहला पॉइंट, वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कैबिनेट मंत्री, तो जब सारे मंत्री को बुलाए जाएंगे तो उनके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो वो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। दूसरा, वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय मतलब होता है कोऑर्डिनेशन करते हैं। वो विभिन्न विभागों के काम का कोऑर्डिनेशन करते हैं, उनके कामों को जोड़ते हैं आपस में। विभागों के विवाद के मामले में, मान लो 2 विभाग हैं और किसी मामले को लेकर विवाद हो गया, तो उस मामले में प्रधानमंत्री का जो निर्णय होगा वो अंतिम माना जाएगा। कोई मान लीजिए कोई ऐसी घटना है जो शिक्षा मंत्री के लिए भी आता है और राज्य मंत्री या फिर हम कह सकते हैं वित्त मंत्री के लिए भी आता है, क्योंकि वित्त मंत्री पैसा देगा शिक्षा में, तभी तो एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो किसी मामले में विवाद हो गया कि भाई शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भाई वित्त मंत्री मुझे पैसे नहीं दे रहे, मैं कैसे देश में बच्चों को पढ़ाऊं। तो इस मामले में प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करेंगे। विभागों के विवाद के मामले में उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी भी करते हैं। वो निगरानी भी करते हैं मंत्रियों के कामकाज की, कि जो मंत्री मैंने बनाए हैं वो ठीक प्रकार से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सारे मंत्री उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं, वो उनका लीडर होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम को वितरण करते हैं और उनका पुनः वितरण भी करते हैं। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को बताते हैं कि तुम्हें कौन सा काम करना है, और वो पुनः वितरण भी कर सकते हैं, यानी दूसरी बार भी काम को बांट सकते हैं। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को बर्खास्त भी कर सकते हैं, उसको अपने पद से हटा भी सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है यानी रेजिग्नेशन दे देता है, रिजाइन कर देता है, तो ऐसा माना जाता है कि सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो बच्चों, ये प्रधानमंत्री की शक्तियां थी। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां होती है। पहला, वो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। वो विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। विभागों के विवाद के मामले में उनका निर्णय अंतिम होता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी भी करते हैं। सारे मंत्री
उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण भी करते हैं और पुनः वितरण भी करते हैं। उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। तो ये थी बेटा प्रधानमंत्री की शक्तियां। अब प्रधानमंत्री की शक्तियों के बाद अब हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, याद रखना, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, याद रहेगा बेटा। सेकंड पॉइंट, राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है। याद है आपको राजनीतिक संस्था कौन कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्य को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें, और अगर कोई काम गलत कर रहा है तो उसको निर्देश या आदेश भी दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति सभी राजनीतिक संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम की निगरानी करते हैं ताकि राज्य के सरकार, राज्य मतलब सरकार के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करे। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, यानी आप और मैं राष्ट्रपति को नहीं चुनेंगे। तो सर राष्ट्रपति को कौन चुनता है? राष्ट्रपति को चुनते हैं संसद के सदस्य, जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। और राज्य की जो विधानसभा, मैंने आपको बताई थी ना कि राज्य में जो एमएलए होते हैं वो विधानसभा में बैठते हैं, तो राज्य के जो एमएलए होते हैं, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, एमएलए होते हैं, वो चुनते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का चयन कौन करता है, राष्ट्रपति को कौन चुनता है भारत में? तो आपको आंसर लिखना है बेटा, राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, लेकिन जो संसद के सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं और राज्य की जो विधानसभा के सदस्य हैं यानी एमएलए हैं, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। अल्टीमेटली हम ही तो चुन रहे हैं, क्योंकि जो संसद के सदस्य थे उनको किसने चुना? उनको हमने चुना और उन्होंने राष्ट्रपति को चुना। तो इनडायरेक्ट रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है, तो आप ये वाला आंसर लिख के आओगे। आगे बढ़ जाएं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। सारी सरकारी गतिविधि राष्ट्रपतियों के नाम से ही होती है। जी हाँ, नेशनल लेवल पे जितने भी मेन काम होंगे, मान लो किसी दूसरे देश के साथ हमें संधि करनी है, तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। सारे कानून, जितने भी कानून बनेंगे और सरकार के जो प्रमुख नीतिगत फैसले होंगे वो उसी के नाम से होंगे, जारी होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करते हैं। जो देश के प्रमुख अधिकारी होते हैं ना, अधिकारी, मेन अधिकारी, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, न्यायालय के राज्य के जो उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं, यानी जो हमारे स्टेट के जो सबसे बड़े कोर्ट होते हैं जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, उनके न्यायाधीश हो गए। राज्यपालों की नियुक्ति हो गई, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों के राजदूतों आदि की नियुक्ति करते हैं। तो ये उनकी नियुक्ति शक्ति है, इन्हें बोलते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति शक्ति। दोबारा बोलो बेटा, राष्ट्रपति की शक्ति बताऊं दोबारा, शुरू से समझिए। सारी सरकारी गतिविधि राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। सारे कानून और सरकार के जो प्रमुख नीतिगत फैसले होते हैं वो उसी के नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां, ये नियुक्ति शक्ति है, सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, ये राष्ट्रपति ही करता है। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, चुनाव आयुक्तों की और दूसरे देश में जो राजदूत होते हैं हमारे, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सभी अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते उन्हीं के नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। भारत के रक्षा बलों के, भारत के जो रक्षा बल है, जल थल वायु, भारत के जो रक्षा बल है उनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, यानी जल थल वायु सेना का जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, इन्हें बोलते हैं सुप्रीम कमांडर। तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ये राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ लो बेटा, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की विधेयक शक्ति पूछेगा।
आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की विधेयक शक्तियां बताओ, तो संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर संसद ने कोई विधेयक पारित करा ना, तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनेगा। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। राष्ट्रपति किसी कानून को अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनः विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। ऐसा भी हो सकता है, कई बार कानून सरकार ने बना दिया तो राष्ट्रपति देखता है कि नहीं, इससे कुछ लोगों को लॉस होगा, तो वो वापस भेज देता है उस कानून को कि सरकार को कि पुनः विचार कीजिए, एक बार दोबारा विचार कीजिए। लेकिन अगर संसद ने दोबारा उसी विधेयक को पास कर दिया, वापस संसद ने उसी विधेयक को पारित कर दिया ना, तो उस पर फिर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को, फिर वो मना नहीं कर सकते। मान लो कोई कानून बना, राष्ट्रपति को पसंद नहीं आया, तो वापस भेज देंगे कि भाई इस पर दोबारा विचार करो, और संसद ने कहा नहीं ये ठीक है, आप ये कानून बनेगा, तो फिर दूसरी बार में राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। ऐसा कानून है हमारे देश में। नेक्स्ट पॉइंट बताऊं बेटा, जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता, मान लो कोई चुनाव ऐसा हुआ जिसमें किसी पार्टी को बहुमत ही हासिल नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है, यानी अपनी बुद्धि से काम लेता है। इसे बोलते हैं राष्ट्रपति की विवेक शक्ति। राष्ट्रपति की विवेक शक्ति, जी हाँ बच्चों, पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति की विवेक शक्ति बताओ, राष्ट्रपति की नियुक्ति शक्ति बताओ, राष्ट्रपति की विधेयक शक्ति बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। ये सब राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति की विवेक शक्ति बताओगे कि क्या होता है। तो जब किसी पार्टी को या गठबंधन को ना लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता, तो राष्ट्रपति अपनी विवेक शक्तियों का इस्तेमाल करता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। वो ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। तो वो ऐसे व्यक्ति को बुलाता है जिस पर उसको भरोसा होता है कि ये व्यक्ति जो है ये अपने लिए बहुमत जुटा लेगा, उसको बुलाता है। और ऐसे मामले में राष्ट्रपति नव नियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय सीमा के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति अपने विवेक शक्ति का इस्तेमाल करता है और किसी ऐसे नेता को बुलाता है जिस पर उसको भरोसा होता है कि वो एक निश्चित समय के अंदर अपने लिए वोट इकट्ठा कर लेगा, बहुमत जुटा लेगा। और वो एक निश्चित समय देता है उस नेता को कि भाई तुम 1 महीने में 45 दिन के अंदर कुछ भी एक निश्चित समय दे देंगे कि इतने दिन में अपने लिए नेता इकट्ठे कर लो, अपने लिए बहुमत जुटा लो, तो तुम प्रधानमंत्री बने रहोगे। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की विवेक शक्ति बताइए। तो जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत नहीं आ, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी एक पार्टी को बहुमत ही नहीं मिला, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, फिर तो देश का बनेगा। राष्ट्रपति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, वो ऐसे नेता को नियुक्त करेंगे जो इनको लगता है कि वो बहुमत जुटा सकते हैं, और उन्हें कुछ समय दे देंगे कि भाई इस समय के अंदर तुम अपने बहुमत को जुटा लो। तो वो व्यक्ति कोशिश करेगा ना, नेताओं से बात करेगा कि तुम मुझे हेल्प करो, मैं तुम्हें मंत्री बनाऊंगा। तो राष्ट्रपति की विवेक शक्ति बोलते हैं इसको। ये सभी आप राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हो। अब एक चीज यहां बहुत जरूरी जानना है, राष्ट्रपति प्रणाली 2 प्रकार की होती है बेटा। राष्ट्रपति प्रणाली 2 प्रकार की होती है। बहुत रेयर बच्चे होते हैं बच्चों जिन्हें इनके बारे में पता होता है, क्योंकि आप में से अधिकतर बच्चे गाइड कुंजी से पढ़ाई कर लेते हैं ना। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिनको इनके बारे में पता होता है। राष्ट्रपति प्रणाली 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं राष्ट्रपति प्रणाली और एक होते हैं संसदीय प्रणाली। राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली, सर दोनों में अंतर क्या है? दुनिया के अनेक देशों में जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्र अध्यक्ष भी होते हैं और सरकार के मुखिया भी होते हैं। जैसे अमेरिका में जो राष्ट्रपति है ना, वो राष्ट्र के तो अध्यक्ष हैं ही, लेकिन वो सरकार के मुखिया भी हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष तो हैं, लेकिन वो सरकार के मुखिया नहीं है। सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री हैं। भारत में संसदीय प्रणाली है, जिसे हम बोलते हैं ब्रिटेन का मॉडल, और दुनिया के कुछ देशों में अमेरिका का मॉडल फॉलो होता है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति प्रणाली। दुनिया में अनेक देश ऐसे हैं बेटा जहां राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष भी होते हैं और सरकार के मुखिया भी होते हैं। जैसे मैंने अमेरिका बोला, उनका चुनाव लोग प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर करते हैं। वही अपने मंत्रियों का चुनाव और उनकी नियुक्ति करते हैं, यानी राष्ट्रपति अपने मंत्रियों को खुद चुनते हैं।
चूंकि सरकार से के इस प्रक्रम में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, क्योंकि सारा काम तो राष्ट्रपति कर रहा है, वही नेता चुन रहा है, लोगों ने राष्ट्रपति को चुना है डायरेक्ट। तो चूंकि सरकार में इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। समझ आ गया? राष्ट्रपति प्रणाली ऐसी प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी होता है। उनका चुनाव लोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, वही अपने मंत्रियों का चुनाव करते हैं, नियुक्त करते हैं। अब क्योंकि सारे काम राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन मॉडल में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है। हमारे देश में संसद को सबसे ऊपर माना जाता है, इसलिए हमारी प्रणाली को संसदीय प्रणाली कहा जाता है। भारत कौन सी प्रणाली को फॉलो करता है? संसदीय प्रणाली को, जिसमें राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष तो होते हैं लेकिन सरकार के मुखिया नहीं होते। भारत में सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री हैं, जिनको लोगों ने चुना है। तो आज आपको ये समझ में आया बेटा, राष्ट्रपति प्रणाली भी दो प्रकार की होती है। एक को राष्ट्रपति प्रणाली ही बोलते हैं और एक को संसदीय प्रणाली कहते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया, अमेरिका जैसे देशों ने राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया। आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बताऊं मैं, नेक्स्ट पॉइंट बताऊं। अब हम यहां पे पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। देखिए, अब तक हमारा विधायिका खत्म हो चुका है, कार्यपालिका खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे भारत की न्यायपालिका के बारे में। तो अब मैं आपको बताऊंगा केवल न्यायपालिका के बारे में। सबसे पहला, न्यायपालिका क्या होता है? तो इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी थी कि जो विधायिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने उसे लागू करवाया, और जिस व्यक्ति ने नहीं मानी, न्यायपालिका ने उसको सजा दी। अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। ये लो पॉइंट लो। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। सिंपल वर्डों में मैं आपको बताऊं, भारत में 4 प्रकार के न्यायालय हैं। भारत में बच्चों 4 प्रकार के न्यायालय हैं। पहला, सर्वोच्च न्यायालय, जो कि सबसे बड़ा न्यायालय है भारत का। राज्यों में उच्च न्यायालय, जो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। जिला न्यायालय, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो अलग अलग जिले में होते हैं। और एक होता है स्थानीय स्तर के न्यायालय, जो छोटे छोटे जगहों पर होते हैं। तो भारत में टोटल मिला के 4 प्रकार के न्यायालय हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, स्थानीय न्यायालय। दोबारा बोल देता हूं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय न्यायालय। यहां तक समझ आ गया? अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, इसका अर्थ बताइए। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। इवन जब मैं 9th में था तो मेरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था कि भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका ये अर्थ होता है बेटा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, उसका फैसला सबको मानना पड़ेगा, सभी न्यायालय को मानना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होगा, उसका फैसला सबको मानना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को, जी हां, देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। जी हां, वो किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है। जैसे देश के नागरिकों के बीच की कोई बात हो, या नागरिक और सरकार के बीच की कोई बात हो, 2 या अधिक राज्यों के सरकारों के बीच बात हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई बात हो, तो इनमें से वो किसी मामले की भी सुनवाई कर सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, इसका अर्थ बताइए। इसका ये मतलब होता है बेटा कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, वो सबसे टॉप पर है और देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना पड़ता है। वो किसी भी मामले की सुनवाई कर सकते हैं। नागरिक के, देश के नागरिकों के बीच कोई बात हो, नागरिक और सरकार के बीच कोई बात हो, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच कोई बात हो, केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई बात हो, तो इनमें से किसी भी मामले की सुनवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताओ बेटा, ये पॉइंट समझ में आ गया? भारत की न्यायपालिका एकीकृत है का मतलब पता लग गया। अगला हम पढ़ेंगे, भारत की जो न्यायपालिका है ना, वो स्वतंत्र है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि वह विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। जी हां, विधायिका
या कार्यपालिका न्यायपालिका को कोई आदेश नहीं दे सकता। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्र में जो अदालतें होती हैं वो विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। यानी जो कोर्ट होता है ना बेटा, जो कोर्ट, वो ना तो विधायिका के अंदर आता है और ना कार्यपालिका के अंदर आता है। यानी कोई नेता जज को आदेश नहीं दे सकता या कोई अधिकारी कार्यपालिका जज को आदेश नहीं दे सकता। बेटा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ बताइए। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है ये। न्यायाधीश सरकार के निर्देश के अनुसार या पार्टी की मर्जी के अनुसार काम नहीं करेंगे। सभी जो आधुनिक लोकतंत्र है ना, उन सब में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन काम करती नहीं है। इसी का मतलब होता है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो विधायिका और कार्यपालिका के अंदर काम नहीं करती हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब पता लग गया बेटा। यहां पर हमने 3 बातें जानी। भारत में 4 प्रकार के न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, स्थानीय न्यायालय। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय की बात माननी पड़ती है। सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी की मामले की सुनवाई कर सकते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि भारत की न्यायपालिका किसी विधायिका या कार्यपालिका के अंदर काम नहीं करती। न्यायाधीश को सरकार या पार्टी कोई आदेश नहीं दे सकता, वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं। अगला पॉइंट, एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद, मान लीजिए कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, जज है, तो उसे उनके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। अब उसको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। हटाया तो जा सकता है, लेकिन हटाने का प्रोसेस इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसको हटाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाना जितना ही मुश्किल है। जितने भी संसद के सदस्य होंगे ना, उनके 2/3 लोग, संसद के सदस्य के 2/3 लोग अगर ये बोल देंगे कि इस न्यायाधीश को हटा दो, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। भारत में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में लगभग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, पता है क्वेश्चन क्या आता है कि न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। भारत के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है उसके पद से। तो एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाना ही जितना कॉम्प्लेक्स है। जो हमारे संसद के 2 सदन थे ना, याद है आपको, लोकसभा राज्यसभा, अगर उसके 2/3 बहुमत कह दे कि इस न्यायाधीश को हटा दो, तो ही उसको हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि 2/3 नेता कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात ही नहीं करेंगे। कोई ऐसी बात हो तभी तो हटाएंगे। तो ऐसा इम्पॉसिबल है उनको हटाना। हटाया तो जा सकता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया है ये, तो भारत में कभी हटाया नहीं गया। एक क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, जनहित याचिका। कि सर ये जनहित याचिका क्या होता है? जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं? मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसा फैसला लिया जो आपको पसंद नहीं है, या आपको लगता है कि उस फैसले से आपको नुकसान है, तो आप क्या करोगे? सरकार से लड़ोगे? आपको उठा के जेल में डाल देगी सरकार। लड़ नहीं सकते आप सरकार से, उन पे पावर है। तो आप क्या करोगे? घर बैठ जाओ। ये भी नहीं कर सकते, तो क्या करो? तो आप जाओ कोर्ट। जी हाँ, मेरी बात समझना ध्यान से। मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों को, बहुत फीलिंग में उतर के समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, ताकि एक एक चीज आपके समझ में आए। अब सरकार ने कोई फैसला ले लिया, आपका नुकसान हो रहा है, घर कैसे बैठ जाओगे? कुछ तो करोगे। तो आप पहुंच जाओ कोर्ट। सरकार के खिलाफ आप पहुंच जाओ कोर्ट। कोर्ट के सामने जज बैठेगा। जज को अपनी बात बताओ कि सर सरकार ने फैसला लिया, मेरे इस फैसले से मुझे नुकसान हो रहा है। जज आपसे पूछे कि भाई क्या नुकसान है, आप बताओगे कि सर इस फैसले से मेरा ये नुकसान है। तो जो न्यायाधीश होंगे ना, अगर उनको आपकी बात अच्छी लगी, पसंद आ गई, तो वो सरकार को नोटिस जारी कर देंगे कि सरकार भाई आओ,
सुप्रीम कोर्ट आओ जरा, बताओ जरा ये फैसला आपने क्यों लिया। तो सरकार की किसी कार्रवाई से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार की निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है, मना करती है। आपको पता है कुछ समय पहले अभी जो भारत के प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 500 रुपए और 1000 के नोट बंद कर दिए। आपने सुना होगा न्यूज। तो बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान हुआ भाई, जिन पे बहुत सारा पैसा था उनको बहुत नुकसान हुआ। तो कुछ लोग उनमें से कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मैं आपको रियल इंसिडेंट बता रहा हूं। अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हो गए, सर ये नोट बंद हो गया, सर हम क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हें क्या दिक्कत है भाई। तो उन्होंने कहा सर ये 500 1000 के नोट तो बेकार हो गए। तो कहा बेकार को हो गए, सरकार कह तो रही है तुम्हें, तुम बैंक जाओ और बदलवा लो, बदलने में क्या दिक्कत है, मना थोड़ी करिए सरकार। तो उनकी बातों को नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार का पक्ष सही रखा और वो 500 और 1000 के नोट सबको मजबूर होके बदलना पड़ गया। और अगर कोई ऐसा फैसला होता कि जिससे हम कह पाते कोर्ट को कि इससे हमें नुकसान है, हम नहीं बदल पा रहे नोट, तो फिर सरकार के खिलाफ नोटिस जारी करती कोर्ट। तो जनहित याचिका वो याचिका होती है जिसमें जनता के, अगर किसी सरकार के किसी फैसले से जनता को ठेस पहुंचती है तो हम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट हमारी बात सुनेगी, अदालत हमारी बात सुनेगी। इसको जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका की परिभाषा आती है बेटा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहां पर बच्चों आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप कोई यूटी हो, टेस्ट हो, पेपर हो, सेमेस्टर हो, टर्मिनल एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम हो, आप देख लेना मेरे वीडियो में जितने भी कंटेंट या टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चाहो तो आपका जब पेपर हो जाए आप वापस आना इस वीडियो पर और आप मुझे कमेंट करके बताना कि बात सच थी या नहीं थी। सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया आप एक कॉपी में लिख लो और फिर आप देखना आपके एग्जाम में इन्हीं टॉपिकों में से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं पूरी मेहनत से रिसर्च करके पढ़ाता हूं बेटा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, आपका पेपर कैसा गया ये भी बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन बातों का ध्यान रखूं। अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो, आपको अगर मजा आया हो, आपको अगर समझ में आया हो, आपके टॉपिक वो आए हो पेपर में, तो कमेंट करके जरूर बताना। इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में आसानी होती है। ठीक है बच्चों, चलता हूं। अब अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बारे में ये चैप्टर था। आई होप आपको तीनों के बारे में पता लग गया, तीनों के कार्य के बारे में पता लग गया। कोई भी चीज डाउटफुल हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बेटा, नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखना।